था डेथ ब्लैक बो। सिर्फ 14 साल की उम्र में मैं पहले ही लेवल 45 का सोल मास्टर बन चुका था। एक ही तीर से मैंने 1000 मीटर तक फैले बीस टाइड को बर्फ में जमा दिया। कल मैं स्वयं 9 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक जाऊंगा। वे मेरे पूरे साधना संसाधनों की जिम्मेदारी उठाएंगे। लोग कहते थे मैं एक राक्षस हूं, और वे सही कहते थे, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल सी में 3000 रक्तिम आंखें तैर रही थीं। हर एक आंख इस सड़े गले संसार को चुपचाप निहार रही थी। मैंने पूरी तरह काले रंग का वो विशाल धनुष उठाया। उसी क्षण पूरा स्टारडू फॉरेस्ट कांप उठा। 300 कदम दूर 20 टाइड उफनती हुई मेरी ओर बढ़ रही थी। हजारों साल पुराने सोल बीस्ट की गर्जना प्राचीन भूमि को चकनाचूर कर रही थी। इसी समय निंगटियान की 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल पगोड़ा अभी अभी अपना पहला सपोर्ट स्किल सक्रिय कर पाई थी, और वू फेंग के रेड ड्रैगन की अग्नि अभी उसकी हथेली में ही इकट्ठी हो रही थी। मानो समय धीमा पड़ गया हो। धनुष की डोरी खींची। जैसे ही उंगलियां छूटी, सफेद ड्रैगन जैसी चमकती एक बर्फीली तीर जमीन से सटकर आगे निकल गई। जहां जहां वो गुजरी वहां सब कुछ जम गया। उड़ते हुए पक्षी आसमान में ही ठहर गए। दौड़ते हुए जानवर उसी मुद्रा में जम गए। डूलियो कॉन्टिनेंट की शाम हल्की ठंडी थी। मैं उस उजड़े हुए गांव के सामने खड़ा था। कुछ ही समय पहले यहीं एक भयावह नरसंहार हुआ था। मैं इस पूरे गांव का एकमात्र जीवित बचा व्यक्ति था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि बचपन से मेरा पालन पोषण करने वाले गांव के लोग कैसे ईवल सोल मास्टर्स के हाथों निर्दयता से मारे गए। मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसमें एक काला धनुष था। यही मेरा स्वयं जागृत हुआ मार्शल सोल था, और इसी मार्शल सोल की वजह से मैं मृत्यु के मुंह से वापस लौट पाया था। उसी समय हेवेंडू सिटी के भूमिगत द्वंद्व अखाड़े में चारों ओर शोर और जयकार गूंज रही थी। पूरा मैदान लगातार एक ही नाम पुकार रहा था। ब्लैक बाओ से खड़ा था। मेरे सामने ढाल मार्शल सोल वाला एक विशालकाय आदमी खड़ा था। वो भारी सांसें ले रहा था। उसके शरीर की नसें तक उभर आई थीं। स्पष्ट था कि वो अभी अभी एक कठिन लड़ाई लड़कर आया था। अपनी सांसें थोड़ी स्थिर करने के बाद उसने मेरी ओर देखा और आह भरते हुए कहा, वाकई तुम ब्लैक बो कहलाने के योग्य हो। अगला तीर अगर तुम उसे रोक सके तो मैं हार मान लूंगा। मेरी बात सुनकर वो तनिक भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि उत्साह से चिल्लाया, अच्छा तो आओ पूरी ताकत से हमला करो। उसी क्षण मेरे पैरों के नीचे एक पीला, 2 बैंगनी और एक काला, कुल 4 सोल रिंग्स प्रकट हुए। अगले ही पल उनमें से एक बैंगनी सोल रिंग चमका। उसकी शक्ति एक अग्निमय तीर में बदल गई। उससे निकलती भीषण गर्मी चारों ओर फैल गई। मैंने धीमे स्वर में कहा, मैं कहता हूं यह तीर सामने खड़े व्यक्ति को अवश्य भेदेगा। जैसे ही मेरे शब्द समाप्त हुए, अगले ही पल अग्नि का तीर सीधे उसकी ढाल से टकराया। धड़ाम। ढाल क्षण भर में टूटकर बिखर गई। भीषण अग्निशक्ति बिना किसी रुकावट के सीधे उसके शरीर पर टूट पड़ी। आग की लपटों ने उसे पूरी तरह निगल लिया। उसकी दर्द भरी चीख पूरे अखाड़े में गूंज उठी। कुछ ही क्षण बाद वो जलता हुआ शरीर द्वंद्व मंच पर गिर पड़ा। अब उसमें लड़ने की जरा भी ताकत नहीं बची थी। पूरा भूमिगत अखाड़ा एकदम शांत हो गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। कुछ पल बाद चारों ओर हैरानी से भरी सांसों की आवाजें सुनाई देने लगीं। फिर मैंने धनुष पर बची हुई अग्नि को हल्के से झटका और अपने विशेष विश्राम कक्ष की ओर चल पड़ा। कमरे का दरवाजा खोलकर मैं अंदर गया, और बाहर का सारा शोर दरवाजे के साथ ही बंद हो गया। मैं आराम से बैठ गया, आंखें बंद कर अपने भीतर की सोल पावर को धीरे धीरे शांत करने लगा। मैं अभी अपनी सोल पावर को शांत ही कर रहा था कि तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई दी। मैंने आंखें खोले बिना ही शांत स्वर में कहा, अंदर आ जाओ। दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक लंबा और सधा हुआ व्यक्ति अंदर आया। मेरी ओर देखकर हल्का सा झुककर बोला, मिस्टर जाओशू, आपकी ख्याति के बारे में बहुत पहले से सुन रखा है। आज मैं आपसे अकेले में एक बात करना चाहता हूं। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। मेरी काली आंखें शांत झील की तरह स्थिर थीं। मैंने सीधे पूछा, क्या बात है? सोने के चश्मे वाला व्यक्ति बिना घुमाए फिराए बोला, संसाधन, गोल्ड सोल कॉइन्स, साधना के लिए आवश्यक हर प्रकार का सामान, आपको जो चाहिए सब मिलेगा। बस आने वाले कुछ समय तक आपको एक व्यक्ति की सुरक्षा करनी होगी। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर ठंडे स्वर में पूछा, मालिक कौन है? वो हल्के से सिर हिलाकर बोला, फिलहाल मैं उनके बारे में नहीं बता सकता। उनकी पहचान अत्यंत सम्मानित है। वो आपसे स्वयं मिलना चाहते हैं। आपको सिर्फ इतना बताना है कि इस प्रस्ताव में आपकी रुचि है या नहीं। मैंने कुछ क्षण सोचकर कहा, वैसे भी मैं अक्सर सुरक्षा के काम स्वीकार करता हूं ताकि साधना के लिए संसाधन जुटा सकूं। यह प्रस्ताव मेरी वर्तमान योजना से टकराता नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं। उस व्यक्ति की आंखों में तुरंत प्रसन्नता की झलक दिखाई दी। वो बोला, तो फिर कल दोपहर हेवन डू सिटी के 9 ट्रेजर इन में मुलाकात होगी। कृपया समय पर पहुंचिएगा। उसकी बात समाप्त होते ही मेरी आंखों में समझ की एक हल्की चमक उभरी। मैं आपके आने की प्रतीक्षा करूंगा, मिस्टर जाओशू। इतना कहकर वो धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा फिर से धीरे से बंद हो गया।
अगले दिन दोपहर हेवन डू सिटी 9 ट्रेजर इन ऊपरी मंजिल का एक निजी कक्ष शांत और सुरुचिपूर्ण था। मैं समय पर वहां पहुंचा। काले वस्त्रों में सीधा और शांत खड़ा था। कमरे में पहले से ही एक युवती बैठी हुई थी। उसके छोटे बाल साफ सुथरे ढंग से संवरे हुए थे। चेहरा सुंदर होने के साथ साथ दृढ़ता से भरा था। उसने सफेद रंग का शानदार वस्त्र पहन रखा था और शांत स्वर में बोला, मिस निंग, सीधे मुद्दे पर आइए। उसने धीरे से सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे निजी अंगरक्षक बनो। मेरे साथ श्रेक एकेडमी चलो। जब तक मेरी पढ़ाई पूरी ना हो जाए तब तक पूरे समय मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, मैं इस समय झेंग तियान एकेडमी का आधिकारिक छात्र हूं। निंग तियान ने शांत नजरों से मेरी ओर देखा, मानो उसे पहले से ही मेरे उत्तर का अनुमान था। वो बोली, नियम हमेशा शक्तिशाली लोगों के लिए बदले जा सकते हैं। मैं 9 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट के प्रभाव का उपयोग करके तुम्हारा जेंग तियान एकेडमी का नाम कटवा सकती हूँ। बिना एक पल सोचे सिर हिलाकर मना कर दिया, जरूरत नहीं, मैं जेंग तियान एकेडमी नहीं छोड़ूंगा। निंग तियान कुछ पल चुप रही, फिर उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अगर तुम विद्यालय नहीं बदलना चाहते तो एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। 9 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट स्वयं जेंग तियान एकेडमी और श्रेक एकेडमी से बात करेगा। तुम्हें जेंग तियान एकेडमी के आधिकारिक एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में श्रेक एकेडमी भेजा जाएगा। 1 वर्ष बाद तुम फिर से जेंग तियान एकेडमी लौट जाओगे। मैंने धीरे से पूछा, 1 साल बाद मुझे अगली कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर एकेडमी टूर्नामेंट में जेंग तियान एकेडमी का प्रतिनिधित्व करना है। निंग तियान ने तुरंत उत्तर दिया, 1 वर्ष की एक्सचेंज अवधि मैं स्वयं पूरी करवाऊंगी। सारी औपचारिकताएं मैं संभाल लूंगी, लेकिन उस 1 वर्ष के दौरान तुम्हें हर समय मेरे साथ रहना होगा। मैंने हल्का सा सिर हिलाया, ठीक है, अगर समझौता तय हो गया है तो अब पारिश्रमिक की बात कर लेते हैं। उसने शांत स्वर में कहा, अगले 1 वर्ष तक तुम्हारी साधना के लिए आवश्यक हर प्रकार का संसाधन मैं उपलब्ध कराऊंगी। और फिर से शांत स्वर में कहा, ठीक है, अगले 1 वर्ष तक मैं तुम्हारी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। समझौता तय हो गया। दोनों में से किसी ने भी एक शब्द अतिरिक्त नहीं कहा। निंग टियान अपनी सीट से उठी। उसके सफेद वस्त्र का किनारा लकड़ी की कुर्सी से हल्के से छू गया। उसने मेरी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मेरे साथ चलो। हम दोनों एक के पीछे एक 9 ट्रेजर इन से बाहर निकल गए। कुछ ही देर बाद हम हेवन डू सिटी में 9 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट के निजी आवास पर पहुंचे। पूरा भवन शांत, विशाल और अत्यंत भव्य था। सामान्य रईसों के महलों की तुलना में ये कहीं अधिक आलीशान था। वहां पहुंचकर निंग टियान मुझे सीधे पीछे वाले प्रांगण में ले गई। वो मुड़ी और तेज कदमों से चली गई। जैसे ही उसका कदम पिछवाड़े के द्वार से बाहर निकला, अचानक एक लाल रंग की आकृति आंगन के प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना किसी घुमाव के बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी प्रतिभा कितनी बड़ी है या तुम्हारी ताकत कितनी अधिक है। तुम और हमारी यंग मिस्ट्रेस सिर्फ मालिक और अंगरक्षक हो, बस इतना ही। 1 साल का अनुबंध है, तुम्हें पैसा मिलेगा और बदले में तुम्हें उनकी सुरक्षा करनी होगी। इसके अलावा कोई और उम्मीद मत रखना। मैंने शांत स्वर में कहा, निश्चिंत रहो, मैं सिर्फ अपना वादा निभाना जानता हूं, न एहसान चाहता हूं और न ही ऐसी किसी भावना में मेरी कोई रुचि है। इतना कहकर मैं मुड़ा और सीधे कमरे के अंदर चला गया। मैंने पीछे खड़ी, अब भी सतर्क नजरों से मुझे देख रही व्यू फेंग की ओर दोबारा देखा भी नहीं। एक रात पलक झपकते ही बीत गई। सुबह 9 ट्रेजर रेजिडेंस के आंगन में धूप फैल चुकी थी। हल्की हवा धीरे धीरे बह रही थी। निंग टियान सुबह सुबह ही लौट आई। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, सारे दस्तावेज तैयार हो चुके हैं। अब तुम जेंग टियान एकेडमी के आधिकारिक एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में 1 वर्ष के लिए श्रेक एकेडमी जाओगे। जल्द ही हम तीनों ने तैयारी पूरी की और प्रस्थान करने लगे। जैसे ही हम 9 ट्रेजर रेजिडेंस के मुख्य द्वार से बाहर निकले, सामने कुछ परिचित चेहरे पहले से हमारा इंतजार कर रहे थे। टैंग शॉले सबसे पहले आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह खुली मुस्कान थी। वो बोला, जाओ, बधाई हो, एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर श्रेक एकेडमी जाना बहुत बड़ा अवसर है। ये वुकिंग ने भी हल्के से सिर हिलाया। उसने शांत स्वर में कहा, अपना ख्याल रखना। 1 साल बाद मैं जेंग टियान एकेडमी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम साथ मिलकर अगली कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर एकेडमी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। उसी समय पास खड़ी निंग टियान के शरीर से अचानक 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल पगोड़ा की सोल पावर उमड़ने लगी। फिर श्रेक एकेडमी के लिए रवाना होंगे। इसके बाद घोड़ा गाड़ी ने अपना रास्ता बदल लिया और सीधे स्टारडू फॉरेस्ट की ओर बढ़ चली। कुछ समय बाद घना जंगल सामने दिखाई देने लगा। घने पेड़ों से आती प्रकृति की प्रबल ऊर्जा चारों ओर फैल रही थी। आसमान को ढंकते विशाल वृक्ष अनंत तक फैले हुए थे। हम तीनों घोड़ा गाड़ी से उतरकर पैदल आगे बढ़े और स्टारडू फॉरेस्ट की बाहरी सीमा पर पहुंच गए। जैसे ही हम जंगल के भीतर दाखिल हुए, वुफेंग ने तुरंत अपनी सोल पावर सक्रिय कर दी। उसके पूरे शरीर से गर्म अग्नि आभा फैलने लगी। वो पूरी तरह सतर्क थी। मेरी संवेदन शक्ति उन दोनों से कहीं अधिक थी। मेरी अदृश्य स्पिरिचुअल पावर क्षण भर में चारों ओर फैल गई। मैं हर छिपे हुए सोल बीस्ट की उपस्थिति महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने शांत स्वर में कहा,
तुम दोनों बीच में चलो, सामने से आने वाले सभी खतरे मैं संभाल लूंगा। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोनों ने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलने लगे। हम धीरे धीरे जंगल के और भीतर पहुंच गए। हम स्टारडू फॉरेस्ट के इनर एरिया की सीमा तक पहुंच गए। निंगटियान रुक गई। वो आसपास मौजूद सोल बीस्ट की आभा महसूस करके अपने लिए उपयुक्त सोल बीस्ट खोजने लगी। लेकिन उसी क्षण अचानक जमीन पर पड़े सूखे पत्ते जोर से उड़ने लगे। धरती के भीतर से भारी कंपन महसूस हुआ। अगले ही पल जंगल के बाहरी हिस्से से एक विशाल बीस्ट टाइड तेजी से हमारी ओर बढ़ता दिखाई दिया। अनगिनत सोल बीस्ट्स घने जंगल को चीरते हुए पागलों की तरह भाग रहे थे। कुछ ही क्षणों में उन्होंने हमारे चारों ओर का रास्ता बंद कर दिया। खतरा सामने खड़ा था। निंगटियान ने बिना एक पल गंवाए अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली पर 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल पगोड़ा प्रकट हो गई। दूसरी ओर वू फेंग के शरीर से लाल अग्नि भड़क उठी। दोनों के हमला करने से पहले ही मैंने कदम बढ़ाया। मैंने बिना किसी झिझक के अपना काला धनुष बुला लिया। अगले ही क्षण मेरे पैरों के नीचे एक पीला, 2 बैंगनी और एक काला 4 सोल रिंग्स प्रकट हुए। फिर उस काले 10,000 ईयर सोल रिंग से नीली बर्फ जैसी चमक निकली। वो शक्ति धीरे धीरे एक पारदर्शी बर्फीले तीर में बदल गई। मैंने धनुष की डोरी छोड़ दी। नीले रंग का वो बर्फीला तीर सीधे बीस्ट टाइड के बीचों बीच जा गिरा। चटाक चटाक बर्फ जमने की आवाज चारों ओर गूंज उठी। जहां तीर गिरा वहीं से हल्की नीली ठंडी ऊर्जा तेजी से फैलने लगी। कुछ ही क्षणों में लगभग 1 ली के दायरे का पूरा जंगल सफेद बर्फ की दुनिया में बदल गया। जो सोल बीस्ट्स कुछ पल पहले पागलों की तरह दौड़ रहे थे, वे सभी उसी जगह बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। निंगटियान वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। उसके हाथ में 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल पगोड़ा की छाया धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वू फेंग भी वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। शांत भाव से अपना धनुष नीचे कर लिया। काला धनुष धीरे धीरे मेरी देह में विलीन हो गया। कुछ देर बाद निंगटियान को होश आया। उसने अपने मन का आश्चर्य दबाया और धीरे धीरे जमी हुई भूमि की ओर बढ़ गई। वो एक एक सोल बीस्ट को ध्यान से देखने लगी। उसके पीछे वू फेंग भी चल दी। इस बार उसकी आंखों में मेरे प्रति न तो शंका थी और न ही विरोध, सिर्फ गहरा सम्मान और भय मिश्रित आदर था। वो अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि उनकी यंग मिस्ट्रेस ने जिस लड़के को अपना अंगरक्षक चुना है वो कोई साधारण प्रतिभाशाली सोल मास्टर नहीं, बल्कि एक सोया हुआ भयानक राक्षस है। दोनों बर्फ से ढके जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ती रहीं। उसी समय अचानक एक बूढ़ी और गूंजती हुई आवाज मेरे मन में सुनाई दी। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक बची हुई आत्मा अब भी जीवित रह पाएगी। सिर्फ इन 2 वाक्यों को सुनते ही मैं समझ गया कि बोलने वाला कौन है। वो था आइलेक्स, नेक्रोमैंसर, गॉड और कैलमिटी ऑफ द अनडेड। मैंने तुरंत समझ लिया कि अभी अभी हुई बीस्ट टाइड दरअसल तियानमैंग आइस वॉर्म के सील से निकली स्पिरिचुअल पावर की लहरों के कारण हुई थी। जब मेरी चेतना स्पिरिचुअल सी में पहुंची तो देखा कि आइलेक्स मुझसे पहले ही वहां आ चुका था। कुछ क्षण बाद उसने मेरी ओर देखकर कहा, बच्चे, तुम्हारी स्पिरिचुअल सी वाकई कुछ अलग है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर खुजलाते हुए कहा, मैंने भी नहीं सोचा था कि आप जैसे महान वरिष्ठ भी ऐसा कहेंगे। सचमुच बहुत विशेष है। जहां तक नजर जाती थी पूरा आकाश रक्तिम आंखों से भरा हुआ था। वे मेरी स्पिरिचुअल सी का एकमात्र दृश्य थी। आकाश के ऊपर अनगिनत लाल आंखें। फिर उसने अपनी नजर मेरी ओर मोड़ी और शांत स्वर में कहा, मेरा नाम आइलेक्स है। दुनिया मुझे नेक्रोमैंसर या कैलामिटी ऑफ द अनडेड के नाम से जानती है। मैंने गंभीर भाव से हल्का सा झुककर प्रणाम किया। वरिष्ठ, मेरा नाम झाओशू है। आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। एक दूसरे का परिचय होने के बाद आइलेक्स ने शांत स्वर में कहा, वरिष्ठ, आप निश्चिंत होकर यहीं विश्राम कीजिए। मेरी स्पिरिचुअल सी आपके रहने का स्थान बन सकती है। उसी समय मेरी चेतना भी वास्तविक दुनिया में लौट आई। उस समय निंगटियान को अपने लिए एक उपयुक्त सोल बीस्ट मिल चुका था। वो 1000 वर्ष पुराना जायंट स्ट्रेंथ एप था। ये शुद्ध शक्ति प्रकार का सोल बीस्ट था। लेकिन इस समय पूरा जायंट स्ट्रेंथ एप मेरी बर्फ में पूरी तरह जमा हुआ था। मोटी बर्फ की परत उसके पूरे शरीर को ढके हुए थी। निंगटियान ने उस जमे हुए सोल बीस्ट को देखा और बेबस होकर खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस तक पहुंचे कैसे। वू फेंग तुरंत आगे बढ़ी। उसने बिना किसी झिझक के अपने रेड ड्रैगन मार्शल सोल को सक्रिय कर दिया। भीषण अग्नि उसके पूरे शरीर से फूट पड़ी।
चाहे उसकी आग कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, बर्फ की परत जरा भी नहीं पिघली। उसी समय मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैंने बस अपना हाथ उठाया, मेरी उंगलियों पर हल्की सी चमक दिखाई दी। अगले ही क्षण एक अदृश्य शक्ति पूरी बर्फ की परत पर फैल गई। चटाक चटाक लगातार टूटने की आवाजें गूंजने लगी। मोटी बर्फ परत दर परत अपने आप टूटने लगी। फिर वो वहीं बैठ गई और उसके सोल रिंग को अवशोषित करना शुरू कर दिया। चारों ओर फिर से शांति छा गई। वू फेंग एक और खड़ी थी। उसने पहल करते हुए पूछा, जाओ शू, अभी जिस आइस सोल स्किल से तुमने बीस्ट टाइड को जमा दिया, क्या वो एक्सट्रीम आइस था? मेरी रेड ड्रैगन फ्लेम उसके सामने बिल्कुल बेअसर थी। ऐसा सिर्फ एक्सट्रीम एलिमेंट के सामने ही हो सकता है। मैंने बिना कुछ छिपाए शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ। ये सुनते ही फेंग का शरीर हल्का सा कांप गया। उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई। सचमुच एक्सट्रीम आइस। फिर उसने पूछा, तो तुम्हारी आग और मेरी रेड ड्रैगन फ्लेम, इन दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली है? मैंने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा पूरी गंभीरता से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने बिल्कुल सहज भाव से कहा, बस तुम्हारी आग से थोड़ी सी ज्यादा शक्तिशाली है। वू फेंग थोड़ा उलझ गई। थोड़ी सी? कितनी थोड़ी? मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया, अंगूठे और तर्जनी के बीच बहुत सा छोटा सा फासला दिखाते हुए कहा, लगभग इतनी सी। मैं डूलो कॉन्टिनेंट में पहुंचा और शुरुआत से ही ब्लैक बो मेरे हाथ में था। मैंने अभी अपनी पूरी ताकत भी नहीं दिखाई थी कि शिव संशी पहले ही घुटने टेक चुका था। पूरी कक्षा ये सोचती थी कि मैं घमंडी हूं, लेकिन जब मैंने वो एक तीर छोड़ा तब उन्हें समझ आया कि मैं घमंडी नहीं हूं, मैं सचमुच बहुत शक्तिशाली हूं। निंगटियान जमीन पर पद्मासन लगाकर बैठी थी। 1000 वर्ष पुराने सोल रिंग की आखिरी ऊर्जा भी धीरे धीरे उसके शरीर में समा गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए आध्यात्मिक चमक लहराई। उसके शरीर से निकल रही सोल पावर स्थिर और भरपूर थी। हमने संक्षेप में सामान समेटा और जंगल से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। तभी हमारे पीछे झाड़ियों में सरसराहट की आवाज सुनाई दी। मैं रुका और पीछे मुड़कर देखा। घनी टहनियों के बीच से 3 लोग बाहर आए। सबसे आगे एक लंबा और सीधा खड़ा युवक था। वो अनायास ही अपने पीछे खड़े दोनों लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी निगाहें सतर्कता से मुझ पर और मेरे साथ खड़ी दोनों लड़कियों पर टिक गईं। उसके बगल में घोड़े की पूंछ जैसी पॉनीटेल बांधे एक युवती खड़ी थी। सबसे पीछे एक सुंदर चेहरे वाला शांत स्वभाव का किशोर था। सबसे आगे खड़े युवक ने सबसे पहले बात की। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। क्या आप लोग भी स्टारडू फॉरेस्ट से ही आ रहे हैं? निंगटियान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, हम रास्ते से गुजर रहे थे, अब श्रेक एकेडमी में रिपोर्ट करने जा रहे हैं। ये सुनते ही सामने खड़े तीनों लोगों की सतर्कता काफी हद तक कम हो गई। उस युवक ने पहले अपना परिचय दिया, मेरा नाम बेबाई है, ये टैंग यहाँ है और ये हुओ युहाओ। हम भी श्रेक एकेडमी जा रहे हैं। इसके बाद हमारी ओर से निंगटियान और वू फेंग ने भी एक एक करके अपना परिचय दिया। निंगटियान ने भी कोई आपत्ति नहीं की। हम तीनों मुड़कर आगे बढ़ गए। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि पीछे खड़े तीनों लोगों की निगाहें अब भी मेरी पीठ पर टिकी हुई थी। विशेषकर हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह सिमट गई थी। उसी क्षण हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सी में आराम से सो रहा टियानमेंग आइसवर्म अचानक जाग उठा। उसके भीतर अत्यंत गहरा सदमा फैल गया। उसकी भावना पूरे स्पिरिचुअल सी में लहर की तरह फैल गई। ये 10 लाख वर्ष पुराना स्पिरिचुअल सोल बीस्ट था। अपनी अनुभूति के माध्यम से उसने मेरे आसपास तैरती हुई अनगिनत रक्तिम विशाल आंखों को देख लिया था। स्पिरिचुअल वर्ल्ड और वास्तविक दुनिया के बीच की सीमा पार करके टियानमेंग आइसवर्म ने भय के साथ महसूस किया। अपने 10 लाख वर्ष पुराने स्पिरिचुअल ओरिजिन पर नियंत्रण मानो किसी अदृश्य शक्ति से प्रभावित हो रहा था। वो तुरंत पूरे स्पिरिचुअल सी को बंद कर दिया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसने बार बार हुओ युहाओ को चेतावनी दी, उस ज़ोउशु नाम के राक्षस से जितना हो सके उतना दूर रह। कुछ समय बाद हम श्रेक एकेडमी के मुख्य द्वार पर पहुंचे। देश विदेश से आए असंख्य युवक और युवतियां मुख्य प्रवेश द्वार के सामने भीड़ लगाए खड़े थे। सबने अलग अलग अकादमियों की वर्दी पहन रखी थी। हर चेहरे पर उत्साह और हल्का तनाव साफ दिखाई दे रहा था। नई छात्र पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी हो गई। निंगटियान और वू फेंग दोनों ही असाधारण प्रतिभाशाली थीं। ऊपर से वे 9 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेट की प्रतिनिधि भी थीं। इसलिए सारी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो गई। सीधे आउटर कोर्ट के डायरेक्टर के कार्यालय की ओर चल पड़े। कार्यालय के भीतर एक मध्यम आयु का व्यक्ति बैठा था। उसने धूसर सफेद रंग का लंबा चोगा पहन रखा था। नियमों के अनुसार उसने निंगटियान की जानकारी जांची। इसके बाद उसने मेरे एक्सचेंज स्टूडेंट होने की पुष्टि की
उसने शांत और औपचारिक स्वर में कहा, तो तुम वही एक्सचेंज स्टूडेंट हो? जाओस्यू अकेडमी को जेंगटियान अकेडमी की आधिकारिक सूचना पहले ही मिल चुकी है। अगले 1 वर्ष तक तुम 4th ईयर क्लास 1 के साथ सामान्य छात्र की तरह पढ़ाई करोगे। इसी समय निंगटियान ने कहा, मैं चाहती हूँ कि उसे न्यू स्टूडेंट डॉर्मेट्री में रखा जाए। उस व्यक्ति द्यू वाइलुन ने हल्का सा ठहर कर एक बार मुझे और निंगटियान को देखा। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने एक चाबी निकाली, कमरे का नंबर लिखकर वो चाबी मुझे दे दी। उसने हाथ हिलाकर कहा, तुम लोग जा सकते हो। हम कार्यालय से बाहर निकल आए। निंगटियान मुझे साथ लेकर शिक्षण भवन और प्रशिक्षण मैदानों के बीच से गुजरी। रास्ते भर वो मुझे आउटर कोर्ट का पूरा नक्शा समझाती रही। कुछ देर बाद हम न्यू स्टूडेंट डॉर्मेट्री के सामने पहुंच गए। निंगटियान ने सामने खड़ी धूसर सफेद इमारत की ओर देखा, फिर सहज स्वर में बोली, तुम्हारा कमरा दूसरी मंजिल पर है। तीसरी मंजिल से ऊपर लड़कियों का डॉर्मेट्री है, वहां मत जाना। मैंने चाबी ले ली। प्रवेश द्वार के पास एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। उसके बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद थे, चेहरे पर शांत भाव था। मैं उसके सामने से गुजरा। उसके होंठ हल्के से हिले। बहुत धीमी आवाज में उसने बुदबुदाया, अजीब, सचमुच ये लड़का साधारण नहीं है। यहां तक कि मुझे भी इसके भीतर एक अनजाना सा असामान्य एहसास महसूस हो रहा है। मेरे कदम बिना रुके सीधे दूसरी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। कमरा 211। कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन दक्षिण दिशा की खिड़की से दोपहर की धूप पूरे कमरे में फैल रही थी। मैंने आंखें बंद की और ध्यान में डूब गया। मेरे शरीर के भीतर सोल पावर धीरे धीरे संतुलित गति से बहने लगी। लेवल 45 का अवरोध लगभग पूरी तरह ढीला पड़ चुका था। मैंने अपने मन में 5वें सोल स्किल की दिशा पर दोबारा विचार करना शुरू किया। शुरुआत में मैंने डार्क एट्रीब्यूट के बारे में सोचा था, लेकिन अगले ही पल मैंने वो विचार छोड़ दिया। अगले दिन सुबह सुबह मैंने साधना समाप्त की और डॉर्मेट्री से बाहर निकल आया। बाहर निंगटियान और वूफेंग पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी और श्रेक सिटी के मुख्य क्षेत्र में स्थित 9 ट्रेजर पैविलियन पहुंचे। पहचान की पुष्टि, पंजीकरण और संसाधन प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया बहुत सहजता से पूरी हो गई। नए सत्र का दिन आ गया। आउटर कोर्ट फिर से जीवंत हो उठा। सुबह की धूप पूरे एकेडमी पर फैल रही थी। कई दिनों से शांत पड़ा आउटर कोर्ट एक बार फिर छात्रों की चहल पहल से भर गया। फिर मैं पीछे की ओर खिड़की के पास खाली सीट पर जाकर बैठ गया। मंच पर खड़े मध्यम आयु के कक्षा अध्यापक ने मेरी ओर देखा, ये सुनिश्चित करने के बाद कि मैं नया एक्सचेंज स्टूडेंट हूं। उन्होंने हाथ उठाकर पूरी कक्षा को शांत किया, फिर बोले, सभी छात्र ध्यान दें। आज हमारी कक्षा में एक नए छात्र का स्वागत कीजिए। इनका नाम जौ शू है। ये जेंगटियान अकेडमी से आए। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पूरे